भारत का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ योद्धाओं की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल देती है। आज हम बात करेंगे उस राजा की जो सिर्फ एक शासक नहीं था बल्कि पूरी राजपूत वीरता का प्रतीक था। एक ऐसा वीर जिसे आज भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से याद किया जाता है। सी गुजरात के चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वरा और रानी कर्पूरा देवी के घर में एक पुत्र जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश का शासन उस वक्त अजमेर पे था। अजमेर एक समृद्ध नगर था जहां से पूरे राजस्थान के ऊपर चौहान का प्रभाव था। पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वरा एक प्रतिष्ठित राजा थे और उनकी मां कर्पूरा देवी गुजरात के सोलंकी वंश से थी। यानी एक तरफ अजमेर और दूसरी तरफ गुजरात, दोनों पृथ्वीराज के खून में था। पृथ्वीराज ने बचपन से ही रणनीति, शास्त्र और शस्त्र विद्या सीख ली थी। उनके गुरु विद्यापति ने उन्हें राजनीति का ज्ञान दिया। साथ ही धनुर्विद्या और घुड़सवारी में उनका कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि छोटी सी आयु में ही उन्होंने शब्दभेदी बाण का अभ्यास कर लिया था, जिसमें केवल शब्द सुनकर वो निशाना लगाया करते। इतिहास के ग्रंथों के अनुसार वो 4 भाषाएं बोल लेते थे: संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंशा और फारसी। 1177 सीई में जब पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वरा का निधन हुआ तब उनकी आयु सिर्फ 11 वर्ष थी। इतनी छोटी सी उम्र में अजमेर की गद्दी पर बैठना आसान नहीं था। उस समय उनकी मां कर्पूरा देवी और कुछ मंत्रियों ने राज्य की व्यवस्था संभाली, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज ने अपनी प्रतिभा और शौर्य से सबको प्रभावित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का पहला बड़ा युद्ध हुआ 1182 सीई में, जब वो सिर्फ 16 वर्ष के थे। चंदेल वंश के राजा परमर्द देव, जिनका शासन बुंदेलखंड पे था, उनका चौहान परिवार के साथ विवाद हुआ, पर पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ चंदेलों पर चढ़ाई की और उन्हें पराजित किया। ये उनकी सबसे पहली और बड़ी जीत थी। चंदेल वंश वही है जिन्होंने खजुराहो के प्रख्यात मंदिरों का निर्माण किया था, पर राजा परमर्दी की हार के बाद पृथ्वीराज का नाम बहुत ही मशहूर हो गया। 1184 सी में पृथ्वीराज का टकराव हुआ गुजरात के सोलंकी वंश के राजा मौल राजा 2 से। सोलंकी वंश अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली था। रानी कर्पूरा देवी पृथ्वीराज की मां भी इसी वंश से थी, यानी गुजरात पृथ्वीराज का मायका था। लेकिन राज्य विस्तार के संघर्ष में दोनों राजा आमने सामने आ गए। इस युद्ध में दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ, हालांकि इसमें भी जीत पृथ्वीराज की हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वीराज की प्रेम कहानी की, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। कन्नौज के गढ़वाला वंश के राजा जयचंद उस समय उत्तर भारत के प्रमुख राजाओं में से एक थे। जयचंद की बेटी थी संयोक्ता। पृथ्वीराज चौहान का नाम संयोक्ता के मन में बस गया था। वो सोचती थी कि एक दिन वो उनसे मिलेगी, उनकी वीरता और उनके ज्ञान को समझेगी। पृथ्वीराज और संयोक्ता दोनों एक दूसरे से प्रेम करते, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज के विरोधी थे। उन्होंने स्वयंवर रचा, जहाँ पे अनेक राजाओं को बुलाया गया, पर पृथ्वीराज को नहीं। स्वयंवर के दिन संयोक्ता ने सब राजाओं को अनुदेख कर पृथ्वीराज की प्रतिमा को वरमाला पहनाई। तभी पृथ्वीराज स्वयं वहां पहुंचे और संयोक्ता को अपने साथ अजमेर ले गए। लेकिन ये घटना जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की शत्रुता को और मजबूत कर गई, और इतिहास गवाह है कि इस दुश्मनी का फायदा कैसे बाहर के शत्रु ने उठाया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण। अफगानिस्तान के गोरी वंश का शासक मोहम्मद गोरी, उसका उद्देश्य था हिंदुस्तान पर राज करना और दिल्ली को अपना अधीन करना। उसकी सेना में थे 1 लाख सैनिक, तुर्क घुड़सवार, तेज बर्ची और युद्ध में चालाकी से लड़ने वाले योद्धा। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजपूत सैनिक और राजपूत राजाओं के साथ मिलकर उनका सामना किया। राजपूत रणनीति थी हाथी आगे, रथ और तलवारबाज पीछे और धुरंधर ऊपर से बाण बरसाते। युद्ध बहुत ही भीषण हुआ। धूल उठी, तलवारें टकराई, हाथी दुश्मनों की पंक्तियां कुचल रहे थे। गोरी की सेना इस प्रहार से टूटी। खुद मोहम्मद गोरी घायल हुआ और पकड़ा गया। उसे बंधन में बांधकर पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया गया। दरबार में सब राजाओं ने कहा कि ये शत्रु है, इसे मार दो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा, राजपूत वीर कभी बंदियों को नहीं मारते। युद्ध में हारना शर्म की बात नहीं, लेकिन कपट और धोखा करना शर्म की बात है। और उन्होंने गोरी को ये कहकर छोड़ दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु को जीवन दान दिया। दोस्तों, अब ये वो क्षण है जहाँ पे इतिहास पलट गया। अगले ही वर्ष 1962 सीई मोहम्मद गोरी फिर से वापस आया। इस बार उसने अपनी रणनीति बदल दी। इस बार उसकी सेना में थे 1,20,000 सैनिक, तुर्क घुड़सवार और एक नई रणनीति। गोरी जानता था राजपूतों का बल उनके हाथी और उनका सम्मान था।
इस बार उसने अपने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांट दिया जो राजपूतों को घेरने लगे। पृथ्वीराज और घोरी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा धक्का लगा कन्नौज के राजा जयचंद की वजह से, जिनका पृथ्वीराज से व्यक्तिगत बैर था। उन्होंने कोई सहायता नहीं दी। राजपूतों के एकजुट ना होने का फायदा घोरी ने उठाया। अंत में राजपूत सेना टूट गई। पृथ्वीराज चौहान घिरे और उन्हें बंदी बना लिया गया, और इसके बाद जैसे भारत का इतिहास ही बदल गया। लोक कथाएं ये भी कहती है कि घोरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी और उन्हें गजनी ले गए। वहां उनके मित्र और कवि चंद बरदाई भी थे। उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान को याद दिलाया उनकी शब्द भेदी बाण की कला। और फिर एक आखिरी क्षण आया। चंद बरदाई ने शब्द गाए, घोरी ने हंसकर अपमान किया, और नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान ने केवल शब्द सुनकर घोरी पर तीर चला दिया। घोरी वहीं पर गिर गया, और उसके तुरंत ही बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। पृथ्वीराज चौहान के निधन के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया। दिल्ली और अजमेर पर गुलामों की सल्तनत की नींव रखी गई, लेकिन उनका नाम, उनकी वीरता और उनके बलिदान को लोग आज भी नहीं भूले। राजस्थान के गीतों में, अजमेर के किलों में और भारत के इतिहास के पन्नों पर पृथ्वीराज का नाम हमेशा ही जीवित रहेगा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा थे जो सिर्फ अपने समय के ही नहीं बल्कि हर युग में वीर माने गए। उनकी विजय भी याद है, उनकी पराजय भी, उनका प्रेम भी याद है और उनका बलिदान भी। और इसलिए कहा जाता है, राज्य बिखर जाता है, गद्दी छीन जाती, लेकिन एक वीर की कहानी कभी नहीं मिटती।